तो देखिए, हमास के खिलाफ इजराइल की जंग आने वाले दिनों में और भीषण हो सकती है। बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध रोकने की डील के बीच ही इजराइल ने गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक के इलाके में हमले तेज कर दिए। ईरान पर ही इजराइल और अमेरिका की टेढ़ी नजर है, क्योंकि इन दोनों देशों पर ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर रहे हैं। ये जंग ईरान अगर पहुंची तो उसकी आग में पूरी दुनिया झुलस जाएगी। इसकी चेतावनी भी जारी हो चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ चुकी इस दुनिया को अब सिर्फ भारत से आस है। विश्व शांति की उम्मीदों का केंद्र भारत क्यों है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी। एक तरफ बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में युद्ध का अल्पविराम, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना को कोहराम। इजराइल के तेवर से साफ है कि बंधकों की रिहाई की डील पूरी होते ही हमास के खिलाफ उसकी आर पार की लड़ाई का अगला चरण शुरू हो जाएगा। इस जंग का अगला चरण और भयानक होगा। अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा गाजा पट्टी में पहले दौर के हमले से लगाया जा सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बारूदी लड़ाई वैसे तो बीते 75 साल में कभी नहीं थमी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल के आक्रोश की जो आग भड़की, उसमें हमास के साथ गाजा पट्टी का संपूर्ण विनाश तय माना जा रहा है। हमास और इजराइल की लड़ाई में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी है। अरब देशों की अगुवाई वाला एक गुट है जो इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में खड़ा है, जबकि अमेरिका की अगुवाई में ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल की कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। इस खेमेबंदी की वजह से ही यह खतरा गंभीर हो गया है कि कहीं इजराइल और हमास की लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई तो क्या होगा। चीन समेत दुनिया के कई एक्सपर्ट्स तो चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा पट्टी की लड़ाई में ईरान की सक्रियता बढ़ी तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु विनाश के खतरे से बचाने के लिए अब सबकी उम्मीदें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने गाजा के संकट के दौरान सही को सही और गलत को गलत कहने का दम दिखाया। बाईस नवंबर 2023। नमस्कार। आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के संगठन G20 के वर्चुअल सम्मेलन का ऐलान पीएम मोदी ने सितंबर में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान ही कर दिया था। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे मुश्किल हालात में G20 वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया कि यह समय इजराइल को घेरने या उकसाने का नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खोजने का है। आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है।
आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से हम आतंक और हिंसा के विरुद्ध और मानवता के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज विश्व की मानवता की इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए भारत कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। G20 वर्चुअल समिट से एक दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स देशों के नेताओं की स्पेशल वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इजराइल के बंधक संकट और गाजा पर इजरायली सेना के विध्वंस पर चर्चा होनी थी। सम्मेलन से पहले ही भारत के अलावा ब्रिक्स के बाकी सदस्य देशों ने इजराइल के हमलों को ज्यादती बताना शुरू कर दिया था। ब्रिक्स की इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। ब्रिक्स के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में साझा बयान जारी किया गया, जिसमें हमास के कब्जे से सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई, जबकि भारत के अलावा अन्य देशों ने इजराइल को चेतावनी दे डाली कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को जबरन हटाने की कोशिश ठीक नहीं है। भारत ने ब्रिक्स के मंच पर ही दोहराया कि उसकी नीति इंसानियत के पक्ष में है। We are all aware that the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us should or can compromise with it. Hostage taking is equally unacceptable and cannot be condoned. Subsequent developments have deepened our concern even more as we witness large-scale civilian casualties and a humanitarian crisis. We strongly condemn any death of civilians. Excellencies, along with the need for restraint and immediate humanitarian support, India also emphasizes the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. बात से ही विवाद हल होगा, यही बात पीएम मोदी ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भी कही थी। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और यूरोप के देशों को परमाणु युद्ध की खुली धमकी दे चुके थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रपति पुतिन को समझाया कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के समझाने के एक साल बाद भी रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम क्यों नहीं किया। भारत की इस शांति नीति का फायदा क्या हुआ? तो इसका जवाब पिछले साल दिसंबर में ही अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने दिया। उन्होंने अमेरिका के सरकारी न्यूज प्लेटफॉर्म PBS यानी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिए इंटरव्यू में बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु हमले की धमकी गंभीर थी। ये खतरा टालने में बड़ा योगदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। The president has made very clear to the Russians, what the serious risks of that would be. And I think it's also been very useful that Xi Jinping and Prime Minister Modi in India have also, raised their concerns about use of nuclear weapons as well. I think that's also having an impact on the Russians. बड़े संकट को शांति से ही निपटाया जा सकता है। किसी को डराने या धमकाने से हालात बिगड़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का यही मंत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास युद्ध में भी दुनिया को समझाया है। जानकार मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये बात पूरे विश्व को समझ में आएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर युद्ध का अंतिम फैसला बातचीत के टेबल पर ही होता है, चाहे युद्ध विराम का समझौता हो या फिर सरेंडर का दस्तावेज। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इजराइल अपना बदला पूरा करने के लिए हमास को खत्म करने की जिद पर अड़ा है। और इस चक्कर में गाजा पट्टी के बाद अब वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना के हमले तेज हो गए। इस जंग में यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से हालात बिगड़ने का अंदेशा है। इन दोनों हथियारबंद संगठनों को हथियार और समर्थन ईरान से ही मिलता है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका मान चुके हैं कि इजराइल के खिलाफ ईरान प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ रहा है। ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है कि फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला मध्य पूर्व एशिया में बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। वो बड़ी जंग तीसरा विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध भी हो सकता है। इसी चिंता में घिरा विश्व अब भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत ही है जो इजराइल, अमेरिका, ईरान, रूस और अरब देशों को मुंह पर बोलने का साहस रखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।